Hello students, now we have to study the second part of this lesson, an interview with Milkha Singh. Today we have to study from here. As you know that this lesson is as an interview with Milkha Singh, and this interview has been taken towards Ratna Sagar publication by a educationist, an educationist, Miss Goldie Malhotra. Hmm? So the Ratna Sagar has been indicated as RS and Milkha Singh is indicated as MS. ठीक है, मतलब क्या, रत्ना सागर की जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं मिस गोल्डी मल्होत्रा, जब वो क्वेश्चन पुटअप कर रही हैं आप इंटरव्यू के तौर पे, तो उसको जो है RS से इंडिकेट किया गया है. ठीक है, और जो आंसर दे रहे हैं मिल्खा सिंह, उनको MS से इंडिकेट किया गया है. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं. नाउ इट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय रत्ना सागर. ठीक है, रत्ना सागर, वी अंडरस्टैंड दैट यू केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. इन्होंने पूछा मिस गोल्डी मल्होत्रा ने कि हम इस बात को तो जानते हैं, समझ सकते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान से आए थे. कब? आफ्टर द पार्टीशन. जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके बाद ही आप इंडिया आए थे. कुड यू शेयर सम ऑफ योर मेमोरीज ऑफ दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ. तो क्या आप अपने उस समय की याददाश्तों से के बारे में कुछ हमसे साझा करेंगे, जो भी उस समय आपके सामने स्टेजेस आई थी, जो परिस्थितियाँ आई थी, क्या आप कुछ बताएंगे उस बारे में. तो बेटा इसके बाद जो है मिल्खा सिंह जवाब दे रहे हैं. देखिए मिल्खा सिंह MS. ठीक है, आई वॉज 17 ईयर्स I was 17 years old when I came to Delhi all by myself. मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि देखिए जब मैं इंडिया आया था ना, दिल्ली, तो मैं केवल 17 साल का था और मैं अकेले ही आया था. ठीक ना. आई हैड लॉस्ट सेवरल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली. और मैंने अपने परिवार के अनेक लोगों को गंवा दिया था. कब? टू द वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन. जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था ना, तो उस समय जो वायलेंस यानी जो हिंसा छिड़ गई थी लोगों के बीच में, उसमें मेरे परिवार के सभी लोग जान गंवा बैठे थे. मैं अकेला एनी हाउ बच गया था. ठीक ना. आई सेट एट द रेलवे स्टेशन फॉर डेज. और मैं कई दिनों तक रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा. पेनीलेस, बिना पैसों के. एंड मेजरेबल, बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था. आई हैड नो मनी टू ईट एनीथिंग माई सेल्फ. मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था जो मैं खुद जो है कुछ भी खा सकूं. दाउ आई वेट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. हालांकि मैं कई दिन तक लगातार रोता रहा. आई वॉज ऑल्सो अवेयर, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता थी, ऑफ द नीड टू अर्न माई लाइवलीहुड. है, यानी मुझे अपनी आजीविका को कमाने की भी चिंता थी. मैं जान रहा था कि मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा. इस बात की भी चिंता मुझे थी. मैं हालांकि रोता रहा, लेकिन ये बात भी मेरे अंदर थी. अ फ्यू अदर रिफ्यूजी a few other refugees and I approached people for jobs. कुछ और शरणार्थी आए. रिफ्यूजी मन बेटा जो लोग वहाँ से हटाए गए थे, हैं, उन्हें हम रिफ्यूजीज बोल रहे हैं, जो शरणार्थी के रूप में आ गए थे इंडिया. ठीक ना. यानी वो हिंदू थे और पाकिस्तान से जब भगा दिए गए तो दे वेर कॉल्ड एज रिफ्यूजीज. तो ठीक है, कुछ और शरणार्थी और मैं अपनी जॉब के लिए हम लोगों के पास गए. नो वन वुड हायर अस एज दे डिड नॉट नो आवर बैकग्राउंड्स. और किसी ने भी हमको कोई जॉब नहीं दी क्योंकि लोग हम लोग के बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ जानते नहीं थे. तो बात भी सही है, जब तक से कोई किसी के बारे में नहीं जानेगा, बिना जाने अननोन पर्सन को कोई जॉब नहीं देगा. ये बात तो सच है. तो वो सारी परिस्थितियों को बता रहे थे. ठीक ना. आफ्टर लुकिंग फॉर ए जॉब
फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी समय तक जॉब तलाशने के बाद आई लैंडेड वन एट ए शॉप दैट सोल्ड टायर्स। मैं उस जगह पहुंचा जहां पर एक टायर की दुकान थी जो टायर बेचा करते थे। द ओनर एग्रीड टू पे मी 10 रुपीज़ पर मंथ, और उसके दुकान के जो मालिक थे ना, मुझे 10 रुपये महीना देने पे राजी हो गए। दिस सॉ मी थ्रू टिल आई ज्वाइन द इंडियन आर्मी इन 1951। दिस सॉ मी, और यही 10 रुपये से मेरा काम चलता रहा। कब तक? टिल आई ज्वाइन द इंडियन आर्मी इन 1951, यानी 1951 में जब मैं भारतीय सेना में मैंने ज्वाइन किया, तब तक से उसी 10 रुपये प्रति महीने से मेरा खर्च चलता रहा। एनी हाउ, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते बेटा। फिर अपना सागर की वो एडिटर यानी जो इंटरव्यू ले रही हैं मिस गोल्डी मल्होत्रा, सी इज क्वेश्चनिंग हाउ डिड योर जर्नी इन एथलेटिक्स बिगिन। तो आप ये बताएं कि एथलेटिक्स में आपकी जर्नी कब शुरू हुई। हु डू यू कंसिडर योर मेंटर, और आप इसमें अपना को यानी हु डू यू कंसिडर योर मेंटर, यानी टू होम यू आर कंसिडरिंग योर एज ए टीचर, यानी किसको आप अपना गुरु मानते हैं। बताइए आपने एथलेटिक्स में शुरुआत कैसे की और आप किसको अपना गुरु मानते हैं। तो एमएस है ना, मिल्खा सिंह जवाब देना है। ही इज आंसरिंग आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एथलेटिक्स। देखिए एथलेटिक्स के बारे में पहले से सचेत नहीं था। बिफोर आई ज्वाइन द इंडियन आर्मी, जब मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी उसके पहले एथलेटिक्स के बारे में मुझे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं थी। हाउ एवर 15 days आफ्टर आई एनरोल्ड, और जब 15 दिन हुआ था हमारे इनरोल्ड को, ड्यूरिंग रोल कॉल, बेटा रोल कॉल इट इज अ टाइप ऑफ अटेंडेंस विच हैज़ बीन टेकन एट इवनिंग टाइम ऑफ द सोल्जर्स, यानी रोल कॉल वो होती है जो शाम के समय सिपाहियों की वो काउंटिंग की जाती है, अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है ना, उसे रोल कॉल कहा जा रहा है। तो वही बता रहे हैं मिल्खा सिंह, हाउ एवर 15 days आफ्टर आई इनरोल्ड, जब मैं उसमें इनरोल्ड हुआ था आर्मी में, तो उसके 15 दिन के बाद की बात है। ड्यूरिंग रोल कॉल, यानी रोल कॉल के समय की बात है। एट नाइट, रात के समय जो रोल कॉल हो रही थी ना, तो रात के समय क्या हुआ, वी वेयर इन्फॉर्म्ड, हम सभी सैनिकों को इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया, दैट ए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग डे। हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि अगले दिन देखिए 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जा रहा है। क्रॉस कंट्री रेस का मतलब होता है बेटा कि देयर इज नो बाउंडेशन टू रन ऑन द लाइनिंग्स, यानी कि जो लाइनिंग की जाती है उसी पे नहीं आपको चलना है। हाँ, यू कैन रन एनी अदर साइड टू, आप उससे अन्यत्र भी दौड़ सकते हैं, खुले फील्ड जैसे दौड़ सकते हैं। आपको किसी एक लिमिटेशन में नहीं दौड़ना कि आपकी यही ऑर्बिट खींची गई, इसी के अंदर यू हैव टू लिव, यू हैव टू रन इन दिस ऑर्बिट, ये सब नहीं होती है। उससे हम कहेंगे क्रॉस कंट्री रेस, ठीक है। तो ये बताया गया कि 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया है। अराउंड 300 जवान वुड पार्टिसिपेट, और इसमें 300 जवान इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड 10 ऑफ देम, और उन 300 जवानों में से 10 जवान जो है ना, 10 ऑफ देम वेयर टू बी सेलेक्टेड, 10 जवानों का चयन किया जाएगा। एंड ट्रेन टू कंपेयर फर्दर, और फिर टेन एंड टेन टू कम्पीट फर्दर, सॉरी बेटा, ठीक ना। और फिर उनको आगे की प्रतियोगिताओं के लिए फिर ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब 10 किलोमीटर की रेस है, आपको पार्टिसिपेट करना, 300 जवान उसमें जो शामिल होंगे, उसमें से 10 जो दी बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर आगे की प्रतियोगिताओं के लिए उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आई फाउंड माई सेल्फ एट एन एडवांटेज, तो मैंने क्या देखा, मैंने सोचा कि अरे भाई ये रेस प्रतियोगिता तो मेरे लिए जो है एक एडवांटेज है। क्यों? कंपेयर टू द अदर जवान्स, जो दूसरे जवान हैं उनकी तुलना में मुझे एक ये एडवांटेज लगी, मुझे एक अतिरिक्त लाभ लगा। क्यों? एज, क्योंकि ये कह रहे हैं एज आई यूज टू रन टू माई स्कूल एज ए चाइल्ड, क्योंकि बचपन में भी जब मैं पढ़ने जाता था ना, तो स्कूल दौड़ के ही जाता था भाई। द स्कूल वॉज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम, क्योंकि मेरा स्कूल जो है मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे था। वी लिव्ड इन ए सैंडी एरिया, सैंडी एरिया मैंने बेटा मरुस्थली एरिया, रेगिस्तानी एरिया। बेटा जस्ट फॉर ए मिनट, हेलो,
हाँ चलो बेटा, हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ गया? वी लिव्ड इन ए सैंडी एरिया, हम लोग मरुस्थलीय एरिया में रहते थे। हाँ, वी लिव्ड इन ए सैंडी एरिया, हम लोग मरुस्थलीय एरिया में रहते थे। एंड ड्यूरिंग समर्स, और गर्मी के मौसम में क्या होता था, द सैंड वुड सिजल इन द हीट ऑफ द सन, गर्मी के मौसम में धूप से वो जो बालू थी ना, एकदम हीट हो जाती थी। और फिर क्या होता था, आई वुड रन टू स्कूल बेयर फुट, और मैं नंगे पांव स्कूल दौड़ के भागता था। विद माई मैथ्स इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स ऑन माई हेड, अपनी पुस्तकों को, जिसमें इंग्लिश की होती थी, उर्दू की होती थी, मैथ की होती थी, इन सारी किताबों को सर पे रख कर मैं नंगे पांव भागता था। ठीक है ना। द सैंड वुड बर्न माई फीट, क्योंकि जो बालू थी ना वो गर्म हो जाती थी, वो क्या करती थी, बर्न माई फीट, मेरे पैरों को जलाती थी। सो आई वॉज फोर्स टू रन फास्टर, इसलिए मजबूर होके मुझे खूब तेज भागना पड़ता था। आई वुड पॉज, और मैं कहाँ रुकता था, मैं वहीं रुकता था जाके, कहाँ पे, आई वुड पास टू कूल माई फीट फॉर ए वाइल ऑन पेचेस ऑफ ग्रास एंड देन कंटिन्यू रनिंग, यानी जब आगे दौड़ते हुए जाने पे जहाँ कहीं थोड़ी सी घास दिख जाती थी ना, वहां पे जाके मैं रुकता था ताकि अपने पैरों को थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, और उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कंटिन्यू रनिंग, फिर मैं दौड़ने लगता था स्कूल जाने के लिए। बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल वॉज 10 किलोमीटर्स, ये बता दें मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की दूरी थी, 10 किलोमीटर दूरी बहुत ज़्यादा होती है बेटा। चलिए चलते हैं आगे। बीइंग यूज टू रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एट ए फास्ट पेसेस, चूंकि इतनी लंबी दूरी को जो है फास्ट पेसेस, तेज कदमों से दौड़ के मैं पूरी करता था। आई वॉन द क्रॉस कंट्री रेस, मैंने उस क्रॉस कंट्री रेस को जीत लिया विदाउट मच एफर्ट, बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली मैंने जीत लिया। ठीक है, ये देखिए मिल्खा सिंह के फोटो है, और यहाँ पे भी देखिए ये मशाल लेकर के जो है लीडिंग कर रहे हैं अपने देश का। चलिए चलते हैं आगे। चलिए बेटा, दिस वॉज द बिगिनिंग, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी इन एथलेटिक्स, और देखिए यहीं से एथलेटिक्स में मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। द आर्मी प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प, और सेना ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मदद दी। इट ऑफर्ड मी द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, और अपने करियर की शुरुआत करने के लिए इसने मुझे सही प्लेटफॉर्म दिया मिलिट्री ने। ठीक ना। It provided me with opportunities to train and practice under a proper guidance. इस सेना ने मुझे जो है सही तरीके से, सही गाइडेंस में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटीज प्रदान की। ठीक है। आई कंसिडर द इंडियन आर्मी माई मेंटर, और मैं इंडियन आर्मी को ही अपना गुरु मानता हूँ। यदि आप मुझसे पूछ रही ना कि टू होम यू कंसीडर योर मेंटर, तो आई कंसीडर द इंडियन आर्मी माई मेंटर, मैं भारतीय सेना को ही अपना गुरु मानता हूँ। और यदि आप विशेष तौर से इफ यू वांट टू नो एनी वन पर्टिकुलर नेम, तो चले चलते हैं। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से यदि आप पूछना चाहें, तो आई ओव ए लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस टू हवलदार गुरुदेव सिंह, अपनी सफलता का जो भी श्रेय है उसका अधिकांश भाग मैं हवलदार गुरुदेव सिंह को देता हूँ, हु कोस्ट में, जिन्होंने मुझे कोच किया था, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। चले चलते बेटा आगे। फिर रत्ना सागर की ये पूछती हैं मिस गोल्डी, पूछ रही हैं कि टुडे मैनी चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री वांट टू मेक ए करियर इन स्पोर्ट्स। देखिए मिस्टर मिल्खा सिंह जी, आज हमारे देश के तमाम बच्चे हैं जो कि इस स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। However, their parents insist they make education their priority, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको इंसिस्ट करते हैं, उन पर फोर्स डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, क्या, फॉर द एजुकेशन देयर प्रायोरिटी, कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन पे दें, शिक्षा पे दें, न कि स्पोर्ट्स पे। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, इस बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना है? तो मिस्टर मिल्खा सिंह कर रहे हैं, पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रंस जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। देखिए जहाँ तक पेरेंट्स की बात है ना, तो पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रंस, चूँकि पेरेंट्स हैं उनको उनको अपने बच्चों के प्रति इतना लगाव है, उनकी भलाई के लिए है,
तो चिल्ड्रंस जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, उनकी जॉब को लेकर के वो इनका लगाव है जो इतना दबाव डालते हैं। सो दे डिस्करेज देम, इसीलिए उनको डिस्करेज करते हैं फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स। वो इसीलिए मना करते हैं कि देखो इन खेल कूद में अपना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, है इंस्टेड ऑफ इट प्लीज यू शुड प्रोवाइड मच ऑफ द टाइम टुवर्ड्स द एजुकेशन। इसलिए वो कहते हैं लोग, पेरेंट्स लोग, कि खेल पे ज़्यादा ध्यान मत लगाओ क्योंकि करियर तुम्हारा जो है उसमें एजुकेशन बनेगा। इसका देखो मैंने इसको इधर रखा, आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही, चलो इसको हटाते हैं। आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, और मैं उनके कंसर्न को, माँ बाप के कंसर्न को, लगाव को, प्रेम को समझ सकता हूँ। दैट इज़ वाई आई फील दैट द गवर्नमेंट कैन हेल्प सच चिल्ड्रन, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे तमाम बच्चों की मदद भी की है, मदद का रास्ता खोला है। इट कैन प्रोवाइड ए जॉब टू ए स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स। क्या करती है ये इंडियन गवर्नमेंट? इट कैन प्रोवाइड ए जॉब, ये जॉब भी प्रोवाइड करती है किसको? टू अ स्पोर्ट्स मैन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना उसको जॉब भी प्रोवाइड करती है। किस बेस पे? बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, जो उनकी उपलब्धियां हैं जिस लेवल की, उस लेवल के आधार पे उनको जॉब भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना? हाँ, अचीवमेंट्स इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में जितनी उपलब्धि है उस उपलब्धि के आधार पे उनको जॉब प्रोवाइड करा रही है। ए स्पोर्ट्समैन प्लेइंग एट द नेशनल लेवल फॉर एग्जाम्पल, और वह स्पोर्ट्समैन जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल सकता हो, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए, कैन बी ऑफर्ड ए सर्टेन पोस्ट, उसे एक निश्चित पोस्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है। एंड वन रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट इंटरनेशनल इवेंट्स कैन बी गिवन ए कंपैरेटिवली सीनियर पोस्ट, और वो स्पोर्ट्समैन जो रिप्रेजेंटिंग करे किसकी? द कंट्री, अपने देश की। कहाँ पे? एट इंटरनेशनल इवेंट्स, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो, और वहाँ पे कोई स्पोर्ट्समैन जिसे अपने देश की लीडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, तो उसको क्या किया जाता है? कैन बी गिवन ए कंपैरेटिवली सीनियर पोस्ट, उसको अन्य स्पोर्ट्समैन की तुलना में कोई अच्छी पोस्ट, सीनियर पोस्ट भी दी जाती है। दिस वे एन accomplished sportsman would have a well paying job as well। इस तरीके से क्या हो सकता है? दिस वे, इस तरीके से, एन accomplished का मतलब क्या? हाईली स्किल्ड स्पोर्ट्समैन, जो कि बहुत ही निपुण, बहुत ही स्किल्ड स्पोर्ट्समैन है ना, वुड हैव ए वेल पेइंग जॉब एज वेल, बहुत अच्छी पेइंग वाली, अच्छी सैलरी वाली जॉब भी पा सकता है। ठीक है ना? ये सब उसकी अचीवमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ मच ही इज स्किल इन हिज स्पोर्ट, वो अपने स्पोर्ट में कितना स्किल है। ठीक है, तो ये आज यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद का जो नेक्स्ट चेंज करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।